कंप्यूटर का परिचय। चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक। एनालिटिकल इंजन बनाया जिसमें मेमोरी और कंट्रोल यूनिट का कॉन्सेप्ट था। नमस्ते। कंप्यूटर की दुनिया में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर आखिर है क्या चीज? ये वो मशीन है जिसने सच में हम सबकी जिंदगी बदल दी है। लेकिन ये काम कैसे करती है? आइए आज इसके हर राज को समझेंगे, बिल्कुल शुरू से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डिजिटल दुनिया का ये सफर अब शुरू होता है। तो देखिए, आज के सफर में हम 5 मंजिलें तय करने वाले हैं। शुरू करेंगे कंप्यूटर के बेसिक आइडिया से, फिर टाइम ट्रैवल करके इसके इतिहास को जानेंगे, इसकी 5 जनरेशन्स को समझेंगे, आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के टाइप्स देखेंगे और आखिर में इसकी असली ताकत और मकसद पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, कंप्यूटर का मूल विचार। इससे पहले कि हम कोई बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें करें, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिल्कुल आसान शब्दों में एक कंप्यूटर आखिर है क्या। लेट्स ब्रेक इट डाउन। जानते हैं, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो एक सुपर कंप्यूटर हो या हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन, वो एक सिंपल से साइकिल पे काम करता है, IPO साइकिल। I मतलब इनपुट, P मतलब प्रोसेस, O मतलब आउटपुट। यानी वो हमसे डेटा लेता है, ये हुआ इनपुट, फिर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस पर काम करता है, वो हो गया प्रोसेस, और फिर हमें एक काम का रिजल्ट देता है जिसे कहते हैं आउटपुट। बस इतना ही सिंपल है ना? तो IPO साइकिल तो अब समझ आ गया। अब चलिए इसकी ऑफिशियल यानी टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर इसका मतलब वही IPO साइकिल ही है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे इंस्ट्रक्शंस के एक सेट के कंट्रोल में प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। देखा, वही इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो हमें कंप्यूटर का क्या तो पता चल गया। अब जानते हैं इसका कब और कैसे हुआ। चलिए चलते हैं सेक्शन 2 में, समय में एक सफर, ये देखने के लिए कि गिनने के लिए इस्तेमाल होने वाली हड्डियों से लेकर हमारी जेब में रखे इस सुपर कंप्यूटर तक का विकास आखिर हुआ कैसे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सफर शुरू हुआ 1617 में नेपियर्स बोन से, और देखते ही देखते 1971 में माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच गया, जिसने मॉडर्न एरा की शुरुआत की। इनमें से हर एक कदम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग थी, जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। और इस कहानी के एक बहुत बड़े हीरो हैं चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सोचिए, उन्होंने 1800s में ही एक ऐसी मशीन का डिज़ाइन तैयार कर लिया था जिसमें मेमोरी और कंट्रोल यूनिट का कॉन्सेप्ट था। ये वही आइडियाज़ हैं जो आज के हर कंप्यूटर की बुनियाद है। अच्छा, अगर बैबेज हार्डवेयर के जनक थे, तो सॉफ्टवेयर की जननी थी एडा लवलेस। उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैबेज के इंजन के लिए दुनिया का सबसे पहला एल्गोरिदम लिखा था। आखिर बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी तो अधूरा है। तो बैबेज और लवलेस ने नींव तो रख दी थी, लेकिन उस नींव पर यह विशाल इमारत कैसे बनी? ये काम हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी। अब हम सेक्शन 3 में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को देखेंगे। हर पीढ़ी एक नए आविष्कार के साथ एक नई क्रांति लेकर आई। तो सबसे पहले पहली पीढ़ी, यहां मुख्य टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स। इसकी वजह से कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, इतनी गर्मी पैदा करते थे कि पूछो मत, और उन्हें समझने के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता था। बहुत मुश्किल था। फिर हुआ एक चमत्कार, ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार, और इससे शुरू हुई दूसरी पीढ़ी। इन छोटे छोटे डिवाइसेस ने उन विशाल वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। इसका नतीजा, कंप्यूटर पहली बार तेज हुए, भरोसेमंद हुए और इतने छोटे हो गए कि एक ही कमरे में आराम से आ सकें। ये क्रांतिकारी बदलाव था। इसके बाद आई तीसरी पीढ़ी, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी IC का आविष्कार हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में कीबोर्ड और मॉनिटर्स जैसे डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर पहली बार आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल होने लगे। चौथी पीढ़ी का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटी सी चिप पर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सोच सकते हैं, इस एक आविष्कार ने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC को जन्म दिया और कंप्यूटर को हमारे घरों और ऑफिस तक पहुंचा दिया। और अब हम जी रहे हैं 5वीं पीढ़ी में, जिसका मुख्य फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आजकल जो हम वॉइस रिकग्निशन, रोबोटिक्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हैं, ये सब इसी पीढ़ी की पहचान है। ये हमारा वर्तमान भी है और भविष्य भी। तो इन 5 पीढ़ियों के विकास का नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये है कि आज हमारे पास हर काम और हर जरूरत के लिए अलग-अलग तरह के कंप्यूटर्स हैं। चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं कि आज के कंप्यूटर्स को उनके काम और साइज के हिसाब से कैसे बांटा जाता है। काम करने के तरीके से देखें तो कंप्यूटर्स दो तरह के होते हैं। एक है एनालॉग, जो लगातार बदलती चीजों को नापता है, जैसे स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड बताता है। और दूसरा है डिजिटल, जो हर जानकारी को 0 और 1 की भाषा में प्रोसेस करता है। हमारा फोन, लैपटॉप सब डिजिटल ही तो हैं। अब आइए आकार यानी साइज के आधार पर देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो एक इंसान के लिए होता है, जैसे कि पीसी या लैपटॉप। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर जो छोटे संगठनों के काम आते हैं। उससे बड़े होते हैं मेन फ्रेम, जो बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो मौसम की भविष्यवाणी जैसे बड़े-बड़े साइंटिफिक कामों में इस्तेमाल होता है। तो हमने कंप्यूटर का इतिहास देख लिया, उसके प्रकार भी समझ लिए, पर अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये इतना पावरफुल क्यों है और क्या इसकी कोई कमजोरी भी है? आइए अपने आखिरी सेक्शन में कंप्यूटर की शक्ति और उसकी सीमाओं को पहचानते हैं। कंप्यूटर की सुपर पावर्स पर गौर कीजिए। गति यानी 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस। सटीकता यानी गलती की गुंजाइश ना के बराबर। ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, विशाल स्टोरेज कैपेसिटी और सबसे कमाल डिलिजेंस, यानी बिना थके, बिना बोर हुए लगातार काम करते रहने की क्षमता। लेकिन जैसा हर सुपर हीरो के साथ होता है, इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके पास अपनी खुद की बुद्धि या कॉमन सेंस नहीं होती। इसका सिंपल सा नियम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर इसमें गलत इनपुट डालेंगे तो गलत आउटपुट ही मिलेगा। और हां, ये खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। इन सीमाओं के बावजूद इसका प्रभाव देखिए हर जगह है। बिजनेस से लेकर साइंस तक, मनोरंजन से लेकर रक्षा तक और स्वास्थ्य से लेकर संचार तक, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां कंप्यूटर ने क्रांति न ला दी हो। तो सारांश ये है कि कंप्यूटर आज हर क्षेत्र में जरूरी बन चुका है। ये मानव जीवन को तेज, आसान और पूरी तरह से डिजिटल बना रहा है। ये अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस विश्लेषण को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। कंप्यूटर ने हमारी दुनिया को तो बदल दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आने वाले भविष्य में इसका सबसे बड़ा और प्रभावशाली उपयोग क्या हो सकता है, इस पर सोचना जरूरी है। चाहे कि कंप्यूटर के अंदर आखिर होता क्या है। मतलब हम एक बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर जैसे कोई जादू हो जाता है। तो आज ना हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर, और हम उस तकनीक को समझेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है। तो चलिए इस पूरी खोज को ना एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में शायद हमने कभी ज्यादा सोचा भी नहीं होगा। जब कीबोर्ड पर ए दबाते हैं तो वो पलक झपकते ही स्क्रीन पर कैसे आ जाता है? जानते हैं, इसी छोटे से सवाल के जवाब में कंप्यूटर का पूरा रहस्य छिपा है, और आज हम उसे ही ढूंढ निकालेंगे। असल में कंप्यूटर के अंदर जानकारी का सफर सिर्फ 3 बहुत ही आसान कदमों में पूरा हो जाता है, जैसा यहाँ दिख रहा है। पहला कदम है इनपुट, जहां हम कंप्यूटर को कोई कमांड या निर्देश देते हैं। दूसरा है प्रोसेस, जहां कंप्यूटर उस निर्देश को समझता है, उस पर काम करता है। और तीसरा है आउटपुट, जहां हमें हमारा नतीजा स्क्रीन पर दिखता है। बस यही हमारे आज के सफर का पूरा नक्शा है। तो चलिए अपने नक्शे के हिसाब से पहले पड़ाव पर चलते हैं, इनपुट। ये आप कह सकते हैं हमारा डिजिटल दरवाजा है, वो तरीका जिससे हम मशीनों से बात करते हैं और अपनी दुनिया को उनकी दुनिया के साथ जोड़ते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस आखिर होते क्या हैं? बहुत आसान है। इन्हें आप कंप्यूटर के कान और आंखें समझ लीजिए। ये हार्डवेयर के वो हिस्से हैं जो हमारी भाषा, हमारे क्लिक्स, हमारे इशारों को लेते हैं और उन्हें कंप्यूटर की भाषा में बदल देते हैं, ताकि कंप्यूटर हमारी बात को ठीक ठीक समझ सके। हम सब रोजाना कितने सारे इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, है ना? कीबोर्ड जिससे हम लिखते हैं, माउस जिससे स्क्रीन पर चीजों को चुनते हैं, और कुछ खास भी होते हैं जैसे स्कैनर जो किसी भी कागज को डिजिटल बना देता है, या फिर दुकानों में इस्तेमाल होने वाला बारकोड रीडर। ये सभी बस एक ही काम करते हैं, हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाना। ठीक है, तो हमारा निर्देश कंप्यूटर तक पहुंच गया। अब शुरू होता है यात्रा का दूसरा और सबसे जरूरी पड़ाव। अब हम जा रहे हैं सीधे कंप्यूटर के दिमाग के पास, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सच कहूं तो इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है,
जरा सोचिए, जब हम कोई मुश्किल सवाल हल करते हैं या कोई फैसला लेते हैं तो हमारा दिमाग काम करता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर के अंदर हर तरह की कैलकुलेशन, हर फैसला और हर कमांड पर काम इसी छोटी सी चिप के अंदर होता है। और इस दिमाग के भी ना 3 बड़े खास हिस्से होते हैं जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे आप कंप्यूटर का सुपर फास्ट कैलकुलेटर समझ सकते हैं। सारा जोड़ घटाव, सारे हिसाब किताब सब यहीं होते हैं। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। इसका काम आप जानते हैं, बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस जैसा है। यही डेटा के आने जाने को कंट्रोल करता है, सब कुछ मैनेज करता है। और तीसरे हैं रजिस्टर्स। ये बहुत छोटी लेकिन रॉकेट की स्पीड वाली मेमोरी होती है, जहां जरूरी जानकारी को बस पल भर के लिए रखा जाता है। और ये सभी जरूरी हिस्से एक जगह पर रहते हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक चमकते हुए शहर की, जहां सड़कें नहीं हैं बल्कि सुनहरे सर्किट हैं और डेटा बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा है। सही मायनों में यही कंप्यूटर का दिल है, जहां सब कुछ एक साथ धड़कता है, एक साथ काम करता है। तो CPU ने हमारे निर्देश पर काम तो कर लिया, लेकिन वो उस जानकारी को रखता कहाँ है? इसके लिए हमें अपनी यात्रा के अगले हिस्से में चलना होगा, यानी मेमोरी की दुनिया में। मेमोरी यानी कि याददाश्त। जैसे हम बातों को याद रखते हैं ना, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को भी जानकारी को सहेजने के लिए एक जगह चाहिए। यही कंप्यूटर की याददाश्त है, जहां वो कुछ बातें थोड़ी देर के लिए याद रखता है और कुछ बातें हमेशा के लिए। कंप्यूटर की याददाश्त भी 2 तरह की होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं। इसे आप अपनी काम करने वाली मेज की तरह समझिए, जिस पर वो सारी फाइलें रखी हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। ये बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है ये सब कुछ भूल जाती है। और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हमारी हार्ड डिस्क। ये आपकी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जहां आप अपना सारा काम हमेशा के लिए सहेज कर रखते हैं। तो अब हमारी यात्रा अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गई। अब समय है ये देखने का कि कंप्यूटर ने हमारे काम का आखिर नतीजा क्या निकाला है। आउटपुट डिवाइस वो जरिया है जिससे कंप्यूटर हमसे वापस बात करता है। अगर इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के कान थे, तो समझिए आउटपुट डिवाइस उसकी आवाज और उसका चेहरा है। इन्हीं के जरिए कंप्यूटर हमें बताता है, हाँ मैंने तुम्हारी बात सुन ली और ये रहा नतीजा। देखिए, सबसे आम आउटपुट डिवाइस तो हमारा मॉनिटर है, जो हमें सब कुछ दिखाता है। और जब हमें कोई चीज कागज पर चाहिए तो प्रिंटर काम आता है। ये डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसी चीजों में बदल देते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और बस इसी तरह जब हम A दबाते हैं तो वो मॉनिटर पर दिखाई दे जाता है। हमारा सफर पूरा हुआ। लेकिन 1 मिनट रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हमने जो कुछ भी देखा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सब कुछ सिर्फ 2 चीजों के मिलने से ही मुमकिन होता है। तो चलिए पूरी तस्वीर समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। कंप्यूटर असल में 2 हिस्सों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को आप कंप्यूटर का शरीर मान लीजिए, वो हर हिस्सा जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर या CPU। और सॉफ्टवेयर, वो है उसकी आत्मा, वो निर्देश जिन्हें आप छू नहीं सकते, पर वही इस शरीर को बताते हैं कि आखिर करना क्या है। सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बिना शरीर सिर्फ एक बेजान डिब्बा है। वैसे सॉफ्टवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज़ या मैकओएस, पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे खास कामों के लिए होते हैं, जैसे गेम्स या फिर MS वर्ड। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे कोई एंटीवायरस, हमारे सिस्टम को ठीक ठाक और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि हार्डवेयर शरीर है और सॉफ्टवेयर आत्मा। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन बनाते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है जो हमें सीधे भविष्य की ओर ले जाता है। अगर हार्डवेयर शरीर है और सॉफ्टवेयर आत्मा, तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्या है? क्या वो इस मशीन की अपनी सोच है या एक उभरती हुई चेतना? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। सोचिएगा। ये आज कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम समझेंगे कि ये जो मशीनें हैं जो हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं, ये आखिर चलती कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, एक कंप्यूटर असल में काम करता कैसे है? मतलब जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं, तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है?
ये सब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोसेस पर टिका हुआ है। हर कंप्यूटर, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा इसी 3 स्टेप वाले साइकिल पर काम करता है। पहला स्टेप है इनपुट, मतलब जानकारी लेना। फिर आता है दूसरा स्टेप प्रोसेस, यानी उस जानकारी पर काम करना। और आखिर में तीसरा स्टेप है आउटपुट, मतलब हमें रिजल्ट देना। बस ये 3 शब्द याद रखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। समझिए ये कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अब इस साइकिल को असली चीजों से जोड़कर देखते हैं। इनपुट के लिए हमारे पास क्या है? कीबोर्ड और माउस। प्रोसेसिंग का सारा भारी भरकम काम कौन करता है? वो करता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और फिर आउटपुट हमें कहाँ दिखता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर या फिर प्रिंटर से निकले कागज पर। तो ठीक है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसर है और आउटपुट डिवाइस भी है। लेकिन सवाल ये है कि इन सबको एक साथ मिलकर काम करने के लिए कौन कहता है? ऐसा कौन है जो ये तय करता है कि कीबोर्ड से जो टाइप किया है वो प्रोसेस होके सीधा मॉनिटर पर ही दिखे? तो यहीं पर एंट्री होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। अब ये ओएस क्या है? सोचिए, ये कंप्यूटर का मैनेजर है। इसका काम है हार्डवेयर और हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीच एक पुल बनाना, एक ब्रिज की तरह। यही वो चीज है जो पक्का करती है कि सब कुछ आराम से ठीक ठाक चलता रहे। कह सकते हैं कि यही कंप्यूटर का असली बॉस है। अच्छा, तो अगर ओएस एक मैनेजर है तो फिर इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मतलब ये करता क्या क्या है? चलिए जरा इस मैनेजर की जिम्मेदारियों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये ओएस एक बहुत ही बिजी मैनेजर है। ये जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उन्हें संभालता है, जिसे कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर की मेमोरी का पूरा हिसाब किताब रखता है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट। हमारी सारी फाइलों को ऑर्गेनाइज करके रखता है, जो है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। जितने भी डिवाइस जुड़े हैं उन्हें कंट्रोल करता है और हाँ, हमारे डेटा को सेफ भी रखता है। अब देखिए, जैसे किसी बड़ी कंपनी में सिर्फ एक तरह का मैनेजर नहीं होता, वैसे ही यहाँ भी है। अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे कि सिंगल यूजर ओएस, इसका एक उदाहरण है पुराना डॉस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इस पर एक बार में सिर्फ एक ही इंसान काम कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ है आजकल के मल्टीटास्किंग ओएस, जैसे कि विंडोज, जो हमें एक ही टाइम पर गाने सुनने, इंटरनेट चलाने और डॉक्यूमेंट बनाने सब करने देते हैं। तो चलिए अब 3 सबसे जाने पहचाने ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलते हैं, विंडोज, लिनक्स और डॉस। इन तीनों का अपना अपना स्टाइल है, अपना अलग अंदाज है काम करने का। यहाँ पर इन तीनों के बीच का जो फर्क है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। देखिए, विंडोज वो तो अपने यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस यानी जीयूआई के लिए जाना जाता है। मतलब आइकन्स पर क्लिक करो और काम हो गया। फिर आता है लिनक्स, जो ओपन सोर्स है, फ्री है और इसमें ग्राफिकल और कमांड लाइन दोनों तरह से काम करने का ऑप्शन मिलता है। और डॉस वो तो एक पुराना सिस्टम है जो पूरी तरह से कमांड पर चलता था, मतलब सब कुछ टाइप करके। और जब लिनक्स की बात हो ही रही है तो जान लीजिए कि इसे 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था। इसका स्ट्रक्चर ना लेयर्स में होता है। सबसे अंदर होता है कर्नेल, जो इसका दिल है। उसके ऊपर होती है शेल, जो कमांड्स को समझती है, और सबसे ऊपरी लेयर पर होते हैं एप्लीकेशंस, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। और ये है डॉस की दुनिया। कोई आइकन नहीं, कोई माउस नहीं, कुछ नहीं, बस ये एक प्रॉम्प्ट जहां हर काम के लिए कमांड टाइप करना पड़ता था। फाइलें देखनी है तो dir टाइप करो, कॉपी करनी है तो कॉपी और डिलीट करनी है तो del, सब कुछ कमांड से। चलिए अब इन सारी टेक्निकल बातों को एक साथ समझने के लिए एक बहुत ही आसान असल जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि एक कंप्यूटर वोटिंग प्रोसेस की तरह है। देखिए ये कितना सही बैठता है। जब कोई वोटर अपना वोट डालता है तो वो हुआ इनपुट। जब मशीन सारे वोटों की गिनती करती है वो हो गया प्रोसेस। और जब फाइनल रिजल्ट सबको दिखाया जाता है तो वो है आउटपुट। ये बिल्कुल वही इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला साइकिल है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। तो आज की बातचीत का निचोड़ क्या है? ओएस जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कंट्रोलर है जो सब कुछ मैनेज करता है। लिनक्स की पहचान है कि वो फ्री और ओपन सोर्स है। विंडोज़ को लोग उसके यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से पसंद करते हैं। और डॉस एक पुराना कमांड पर चलने वाला सिस्टम था। बस यही हैं आज के मेन पॉइंट्स। और आखिर में एक सवाल, या यूं कहें कि एक सोचने वाली बात।
अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीज है जिससे हमारा टाइम, हमारे काम या हमारी आदतें, जहां एक बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने से चीजें और आसान हो सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसने सच कहूं तो कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है यूनिक्स की। अच्छा, एक सवाल है, कभी सोचा है कि आज जो टेक्नोलॉजी हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैक ओएस, लिनक्स, अरे हमारे फोन का एंड्रॉयड भी, इन सब की जड़ें, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो जवाब है यूनिक्स। जी हाँ, इन सब का पूर्वज है यूनिक्स। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, ये आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सवाल उठता है कि ये यूनिक्स आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव है। मतलब वो बेसमेंट जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। सोचिए, आज भी इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर चलता है। तो इसकी सबसे खास बात क्या है? देखिए, यूनिक्स एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये सुनने में भारी शब्द लगते हैं, पर मतलब बहुत सिंपल है। मल्टी यूजर मतलब एक ही कंप्यूटर को एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक अकेला इंसान भी एक साथ कई सारे प्रोग्राम चला सकता है। कमाल है ना? इसकी कहानी ना 1960s और 70s में शुरू हुई थी, AT&T बेल लैब्स में। और देखिए, आज इतने दशकों बाद भी ये इंटरनेट सर्वर से लेकर हमारे मैकबुक्स तक, मतलब हर जगह मौजूद है। तो आप समझते हैं कि यूनिक्स को इतना खास बनाता क्या है। मतलब इसके कुछ घर के नियम हैं, कुछ कोर प्रिंसिपल्स जो इसे इतना पावरफुल और सच कहूं तो इतना यूनिक बनाते हैं। यूनिक्स की पूरी ताकत ना इन 5 पिलर्स पर टिकी है। पहला, ये मल्टी यूजर है। दूसरा, मल्टीटास्किंग है। तीसरा, पोर्टेबिलिटी, मतलब ये अलग अलग तरह के हार्डवेयर पर आराम से चल जाता है। चौथा, सिक्योरिटी, जो कि बहुत जरूरी है। और पांचवा, इसका हायरार्किकल फाइल सिस्टम, जो एक पेड़ की तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब जो इसकी 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं ना, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, ये दोनों मिलकर काम करती हैं। सोचिए, मल्टी यूजर की वजह से कई लोग एक साथ लॉगिन कर सकते हैं, और फिर मल्टीटास्किंग की वजह से हर एक यूजर एक ही टाइम पर कई सारे ऐप्स चला सकता है। यही कॉम्बिनेशन यूनिक्स को इतना पावरफुल बनाता है। चलिए, अब जरा इंजन में चाबी घुमाते हैं और देखते हैं कि एक यूनिक्स सिस्टम असल में स्टार्ट कैसे होता है। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, इससे ही बूटिंग कहते हैं। तो जैसे ही पावर ऑन होता है, सबसे पहला काम सिस्टम अपने सारे हार्डवेयर को चेक करता है कि सब ठीक ठाक है या नहीं। इसके बाद बूट लोडर आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को जगाता है। फिर स्क्रीन पर एक लॉगिन मैसेज दिखता है और सिस्टम हमसे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। और हाँ, पासवर्ड टाइप करते समय दिखता नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। एक बार सब सही रहा तो शेल लोड होता है और बूम, सिस्टम हमारे कमांड्स के लिए रेडी है। अच्छा, सिस्टम तो ऑन हो गया, पर इसके अंदर इतनी सारी फाइलें होती हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहती हैं? तो अब बात करते हैं यूनिक्स के फाइल सिस्टम की। इसे आप एक बिल्डिंग के फ्लोर प्लान जैसा समझ सकते हैं, जहां हर चीज की अपनी एक फिक्स जगह है। देखिए, यूनिक्स के पीछे एक बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी आइडिया है, और वो ये है कि यूनिक्स में सब कुछ एक फाइल है। जी हाँ, सब कुछ, चाहे वो कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, कोई इमेज हो, या फिर आपका प्रिंटर ही क्यों ना हो, सब एक फाइल है। ये जो सिंपल सा आइडिया है ना, यही इसकी असली ताकत है, और इसी सोच ने आगे चलकर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पूरी तरह से बदल दिया। तो मोटे तौर पर यहाँ 3 तरह की फाइलें होती हैं। पहली है ऑर्डिनरी फाइल्स, मतलब हमारी नॉर्मल फाइलें जिनमें डेटा होता है, जैसे टेक्स्ट या इमेज। दूसरी हैं डायरेक्टरी फाइल्स, इन्हें आप फोल्डर समझिए जो दूसरी फाइलों को अपने अंदर रखती हैं। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग, डिवाइस फाइल्स, ये असल में प्रिंटर या हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक उल्टे पेड़ की तरह बना हुआ है। सबसे ऊपर होती है इसकी जड़, जिसे रूट कहते हैं, और स्लैश या स्लैश से दिखाते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। फिर इसकी शाखाएं निकलती हैं,
जैसे /bin डायरेक्टरी जिसमें सारे ज़रूरी कमांड्स रखे होते हैं, /dev में सारी डिवाइस फाइलें होती हैं और /usr में यूजर्स के प्रोग्राम और डेटा होते हैं। और मज़े की बात यह है कि यही सेम स्ट्रक्चर आज भी लिनक्स और मैक ओएस में इस्तेमाल होता है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं, सिस्टम के इंजन रूम में। देखते हैं कि पर्दे के पीछे असली काम होता कैसे है। तो सबसे नीचे एकदम बेस में होता है हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव। अब हार्डवेयर के ठीक ऊपर बैठा है कर्नल। कर्नल को आप ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल या दिमाग कह सकते हैं। यही वो है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और ये फैसला लेता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। एक तरह से ये पूरे सिस्टम का बॉस है और हम यूजर्स इससे कभी सीधे सीधे बात नहीं करते। तो सवाल ये है कि अगर हम कर्नल से सीधे बात नहीं कर सकते तो फिर अपने काम कैसे करवाते हैं? वेल, यहीं पे एंट्री होती है शेल की। शेल हमारे और कर्नल के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक ट्रांसलेटर का। हम अपनी कमांड शेल को देते हैं और शेल उसे उस भाषा में बदल देता है जिसे कर्नल समझता है। और हाँ, कई अलग अलग तरह के शेल भी होते हैं, जैसे पुराना बॉर्न शेल जिसे SH कहते हैं, C शेल या CSH, और आज के टाइम का सबसे पॉपुलर बैश यानी कि बॉर्न अगेन शेल। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 50 साल से भी ज्यादा हो गए, आखिर यूनिक्स आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? क्या है इसकी लंबी उम्र का राज? इसकी कुछ बहुत ठोस वजह हैं। पहली है इसकी स्टेबिलिटी, मतलब ये बहुत मजबूत है। एक प्रोग्राम क्रैश हो भी जाए तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होता। दूसरी वजह है सिक्योरिटी, जो इसके डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है। और तीसरी, और शायद डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी वजह, इसका पावरफुल कमांड लाइन इंटरफेस, जो उन्हें सिस्टम पर पूरा का पूरा कंट्रोल देता है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, या कहिए एक सोचने वाली बात। यूनिक्स की एक फिलॉसफी थी, एक प्रोग्राम बनाओ जो सिर्फ एक काम करे, लेकिन उस काम को बहुत अच्छे से करे। अब जरा सोचिए, ये जो छोटे छोटे शार्प टूल्स वाली सोच है, ये आज हमारे मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर को किस तरह से प्रभावित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि इंटरनेट, हमारे फोन और दुनिया के ज्यादातर सुपर कंप्यूटर आखिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं? इसका जवाब है यूनिक्स। तो चलिए इस चर्चा में जो एट क्लास विद अंजू 1594 की जानकारी कैसे बना हुआ है, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यूनिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि ये सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है। इसके बाद हम इसकी सबसे अनोखी फिलॉसफी को समझेंगे कि सब कुछ एक फाइल है। फिर इसके दिल यानी कर्नल और शेल को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये इतना शक्तिशाली क्यों है। तो सबसे पहले आखिर ये यूनिक्स है क्या, और ऐसी क्या खास बातें हैं इसमें जो इसे आज की कंप्यूटिंग की नींव बनाती हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, यूनिक्स सिर्फ कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आज भी जिंदा है और बहुत ज़रूरी भी। जब हम वेब सर्फ करते हैं या क्लाउड पर कुछ भी स्टोर करते हैं, तो ज़्यादातर चांस यही है कि हम यूनिक्स जैसा ही कोई सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 1960s और 70s में AT&T बेल लैब्स में हुई थी, और कमाल की बात यह है कि इसका डिज़ाइन आज भी उतना ही काम का है। इस स्लाइड से पता चलता है कि यूनिक्स अपने समय से कितना आगे था। मल्टी यूजर, मतलब कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, यानी एक ही समय पर कई प्रोग्राम चलाना। इसकी पोर्टेबिलिटी का मतलब था कि इसे अलग अलग हार्डवेयर पर चलाया जा सकता था, जो उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। और इसका मजबूत सिक्योरिटी मॉडल और फाइलों को एक पेड़ की तरह ऑर्गेनाइज करने का तरीका, वो तो आज भी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, यूनिक्स की ये सारी खूबियां जानने के बाद आप देखते हैं कि जब एक यूनिक्स सिस्टम को चालू करते हैं तो होता क्या है, मतलब इसकी बूटिंग प्रोसेस कैसी होती है। ये पूरी प्रोसेस दिखाती है कि यूनिक्स को शुरुआत से ही सिक्योरिटी और मल्टी यूजर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हर एक स्टेप, लॉगिन से लेकर पासवर्ड तक, ये पक्का करता है कि सिर्फ सही यूजर ही सिस्टम को एक्सेस कर पाए, जो कि एक शेयर्ड सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, एक मजेदार बात, सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड टाइप करते समय स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता। अब हम यूनिक्स के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसकी उस एक सबसे जरूरी फिलॉसफी को समझना होगा जिस पर इसका सब कुछ टिका है। और वो क्रांतिकारी आइडिया ये है, यूनिक्स में हर चीज को एक फाइल की तरह माना जाता है।
ये सुनने में शायद सिंपल लगे, लेकिन ये एक जीनियस डिज़ाइन है। सोचिए, चाहे वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, हमारा कीबोर्ड हो या फिर प्रिंटर, सिस्टम इन सब के साथ एक ही तरह से बात करता है, मानो वो सब बस एक फाइल हों। तो ये 3 तरह की फाइलें होती हैं। एक होती है साधारण फाइल, जिसमें हमारा डेटा होता है। दूसरी है डायरेक्टरी, जो फाइलों को ऑर्गेनाइज करती है। और तीसरी है डिवाइस फाइल, जो किसी हार्डवेयर को दिखाती है। इसी एक जैसे बर्ताव की वजह से यूनिक्स में काम करना इतना आसान और पावरफुल हो जाता है। जरा एक उल्टे पेड़ के बारे में सोचिए। सबसे ऊपर जो उसकी जड़ है वो है रूट, जिसे हम एक स्लैश से दिखाते हैं। बाकी सारे डायरेक्टरीज और फाइलें उसी एक जड़ से शाखाओं की तरह निकलती हैं। ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक लाइब्रेरी की तरह है। सिस्टम को एकदम ठीक-ठीक पता होता है कि कमांड्स के लिए /bin में जाना है और डिवाइस के लिए /dev में। इससे सिस्टम हमेशा व्यवस्थित रहता है, एफिशिएंट रहता है और इसे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो अब हमने बाहरी स्ट्रक्चर तो देख लिया। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस इंजन को समझते हैं जो इस पूरी मशीन को चलाता है। सिस्टम को हम लेयर्स में देख सकते हैं। सबसे नीचे है हार्डवेयर, उसके ठीक ऊपर कर्नल, फिर आता है शेल और सबसे ऊपर होता है यूजर। कर्नल और शेल, ये 2 सबसे मेन हिस्से हैं जो यूजर और मशीन के बीच हर चीज को मैनेज करते हैं। कर्नल को सिस्टम का दिल समझिए। ये वो सेंट्रल हिस्सा है जो कंप्यूटर के सारे जरूरी काम कंट्रोल करता है। यूजर का इससे कभी भी सीधा कोई लेना देना नहीं होता। अगर कर्नल दिल है तो शेल एक पुल की तरह है। ये यूजर के कमांड्स को ऐसी भाषा में बदलता है जिसे कर्नल समझ सके और उस पर काम कर सके। बैश और CSH कुछ पॉपुलर शेल के उदाहरण हैं। हम इन्हें कमांड्स की अलग-अलग भाषाएं भी कह सकते हैं। चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा स्ट्रक्चर यूनिक्स को इतना मजबूत और प्रभावशाली क्यों बनाता है। तो ये 3 पिलर्स हैं: कंट्रोल, स्टेबिलिटी और पावर, और यही यूनिक्स की विरासत है। शेल हमें सिस्टम पर पूरा कंट्रोल देता है, कर्नल का डिज़ाइन स्टेबिलिटी देता है, यानी अगर एक प्रोग्राम क्रैश हो भी जाए तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होता, और ये सब मिलकर इसे डेवलपर्स के लिए एक ज़बरदस्त टूल बनाते हैं। एक सिंपल लॉगिन से लेकर पावरफुल कर्नल तक, यूनिक्स का डिज़ाइन दशकों बाद भी खुद को अविश्वसनीय रूप से मजबूत और असरदार साबित कर चुका है। तो अगली बार जब हम अपना फ़ोन इस्तेमाल करें या इंटरनेट चलाएं, तो इस सवाल पे ज़रूर सोचिएगा। ये विश्लेषण देखने के लिए धन्यवाद, जिसकी जानकारी हमें @classwithanju1594 से Thanks for watching my YouTube channel.